हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्पेशली इस चैप्टर से रिलेटेड हम 1 मार्क क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये 1 मार्क क्वेश्चंस किस फॉर्म में होंगे? एमसीक्यूज के फॉर्म में, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, fill in the blanks, definitions, match the following kind of questions are there. Okay. और ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। रीज़न ये है कि 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, बट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू राइटिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। और जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन सी बाय क्लिकिंग ओवर देयर, राइट। सो इसी के साथ आई एम मुकेश भारती एंड आई एम गोइंग टू डू दिस चैप्टर, सो बी अटेंटिव एंड सी द वीडियो। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है, व्हाट डज दिस से? इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया? इंडिया में हम प्लानिंग कमीशन की हमेशा बात करते हैं, जिस जो हमेशा 5 इयर्स प्लान को एग्जीक्यूट करता है। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन जो सेटअप किया गया था हमारे इकोनॉमी को रन करने के लिए, प्लान जो इकोनॉमिक प्लान जो तैयार किया जाता था इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो ये जो तैयार हुआ है बच्चों, ये 1950 में तैयार हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ है इंडिया में। तो ये 1950 में सेटअप हुआ है। इकोनॉमी को किस तरीके से इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से ऑप्टिमल तरीके से यूज किया जाए, ये इसका काम है। सो 1950 में इसका सेटअप किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट वाज द हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? तो हमेशा याद रखना, एक जनरल नॉलेज वाली बात भी है इसमें, कि जो प्लानिंग कमीशन है उसका जो चेयरपर्सन है वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इनको हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोलते हैं। ये हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी इसका नाम बदलकर नीति आयोग, अभी जैसे प्लानिंग कमीशन है, और अभी इसका नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो अभी इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी हैं वही नीति आयोग के चेयरपर्सन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। उसी तरीके से कह रहा है कि फर्स्ट चेयरपर्सन, तो जिस समय प्लानिंग कमीशन 1950 में तैयार हुआ था, उस समय हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू विल बी द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि प्लानिंग कमीशन हो या उसका नाम बदलकर नीति आयोग हो गया, वो हो, इसके चेयरपर्सन हमेशा प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो 1950 में तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, बट फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल 1951 से हुआ था। ये पॉइंट याद रखना है, 1951 से प्लानिंग 5 ईयर प्लान एग्जीक्यूट हुआ था, और 1 अप्रैल 1951 से ये स्टार्ट हो गया था। ये पॉइंट याद रखना है। और इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो 1951 से स्टार्ट हुआ था, अभी 2021 चल रहा है, तो अभी कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है? यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू सी। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक के लिए था? विच टाइम पीरियड के लिए था? तो याद रखना 1951 से 56। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुआ था, 56 के लिए था, 5 इयर्स के लिए ये 5 ईयर प्लान था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों कि विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन? तो अभी मैंने बोला कि 2015 में जो प्लानिंग कमीशन है इसका नाम बदल दिया गया है एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, क्या है? नीति आयोग, है ना, NITI। अब ये NITI नीति आयोग है, इसमें नीति का एक फुल फॉर्म है, नीति स्टैंड फॉर समथिंग, राइट। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ये नीति स्टैंड फॉर व्हाट इन नीति है? नीति आयोग में जो NITI है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना बच्चों, N स्टैंड्स फॉर नेशनल, I स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशन, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड I स्टैंड्स फॉर इंडिया। इसका सिंपल मतलब हुआ कि नीति का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और ये कब स्टेब्लिश किया गया था? तो ये पॉइंट याद रखना है। ये
ये जो अभी जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उस समय वो प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के मिनिस्टरशिप में ये लाया गया। 1 जन 2015, 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग लाया गया, या प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ अंडर आईपीआर। देखो आईपीआर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। आईपीआर का जो फुल फॉर्म था आपको पता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, है ना। ये 1956 में आया था आईपीआर, ठीक है। अब इसके अंदर 3 तरह के शेड्यूल बनाए गए थे बच्चों, है ना। इसके अंदर 3 तरह के शेड्यूल बनाए गए थे इंडस्ट्री वाइज। एक था शेड्यूल ए, एक था आपका शेड्यूल बी, एक था आपका शेड्यूल सी, है ना। ये 3 शेड्यूल था। जितने भी ये स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज थे बच्चों, तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था कि स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज की जब बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज होता क्या है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, जब भी हम स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इसमें वो सारे इंडस्ट्रीज आते हैं बच्चों जो हमारे कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और गवर्नमेंट के नज़रों में वो पूरे इकोनॉमिक को रन करने के लिए या डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। वैसे इंडस्ट्रीज को स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, हैवी कास्टिंग एंड फॉगिंग्स ऑफ आयरन एंड स्टील हो गया, फिर कोल एंड इग्नाइट हो गया, मिनरल ऑयल्स हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं बच्चों, इनको हम स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं और ये शेड्यूल ए में रखे गए थे। और शेड्यूल ए में जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो गवर्नमेंट के अंडर में थे, वो पब्लिक सेक्टर के फॉर्म में थे, ठीक है। और शेड्यूल बी में क्या था बच्चों, शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज रखे गए थे जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, है ना, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के रन करेंगे, लेकिन मेन जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, है ना। मतलब गवर्नमेंट ही उसको इस्टेब्लिश करेगी, बाद में वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी वो ओपन रहेगा। बाकी जो रेसिडुअल इंडस्ट्रीज थे, है ना, जो ना ही ए, जो इंडस्ट्रीज ए में चले गए वो ए में चले गए, जो बी में गए वो बी में गए। बाकी कुछ इंडस्ट्रीज थे जो बच गए थे लास्ट में, जिनको हम रेसिडुअल इंडस्ट्रीज भी बोलते थे, वो शेड्यूल सी में गया और इसको बच्चों प्राइवेट सेक्टर के लिए बच्चों ओपन रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के अंदर रखा गया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन रखा गया, शेड्यूल सी रखा गया, ठीक है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसलिए पब्लिक सेक्टर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स का कुछ गोल्स, बेसिक गोल्स रखा गया था कि 5 ईयर प्लानिंग जो इंडिया में की जा रही है उसके क्या क्या गोल्स हैं। तो देखिए, जब हम गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो देखिए, एक तो हमारा ग्रोथ होता है, दूसरा हमारा जो मॉडर्नाइजेशन ऑप्शन में दे रखा है ये भी होता है, ठीक है। तीसरा सेल्फ रिलायंस भी होता है, ठीक है। फोर्थ में आपका इक्विटी होता है, या इसे हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों हैं जो गोल्स हैं किसके, 5 ईयर प्लान्स के गोल्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ग्रोथ होगा, सही है, मॉडर्नाइजेशन होगा सही है, सेल्फ रिलायंस होगा, ये भी सही, नहीं ऑल ऑफ द अबव, तीनों होगा, इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ये पॉइंट हमेशा बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, बाय 1991 द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द जीडीपी। जीडीपी में एग्रीकल्चर का सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना था बच्चों, याद रखना है 34.9% था। मतलब जो भी इंडिया का जीडीपी उस समय था उसमें एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट जा रहा था, 34.9%। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग वाज,
है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है। इनका नाम है पीसी महालनोबिस, है ना। इसका प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका नाम है। ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे। और क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि सर इनको आर्किटेक्ट क्यों बोला जाता था, क्यों इंडियन प्लानिंग का। देखो, इंडियन प्लानिंग जब प्लानिंग कमीशन बना तो उसके मेंबर तो बहुत थे, उसमें एक मेंबर हमारे ये पीसी महालनोबिस भी थे। और जो अभी हम जो गोल्स पढ़ रहे हैं ना, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, कि जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग होगी या 5 ईयर जो प्लान है, ठीक है। तो ये जो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स है या इंडियन प्लानिंग, इसका जो बेसिक जो आइडिया है, ये जो बेसिक आइडिया या जो भी आप मॉडल बोलो, है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये पीसी महालनोबिस के द्वारा ही दिया गया था। एंड दिस वाज द रीजन व्हाई ही इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, है ना। क्योंकि प्लानिंग कमीशन का मेंबर होते हुए जो गोल्स ऑफ प्लानिंग है दैट वाज बेसिकली केप्ट एंड गिवन बाय पीसी महालनोबिस। एंड ही आल्सो स्टार्टेड अ जर्नल। उस जर्नल का नाम क्या था बच्चों? संख्या था। ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, जब भी हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो बच्चों नॉर्मली हम 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। पहला में तो हमारा होता है कैपिटलिज्म, सेकंड में हमारा होता है सोशलिज्म, और थर्ड में हमारा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट या 3 तरह का इकोनॉमी, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, ये जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है ना बच्चों, इस कैपिटलिज्म इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस पे होता है। ये पॉइंट याद रखना, मार्केट फोर्सेस पे बेस्ड होता है। अब मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जब भी हम मार्केट फोर्स का बोलते हैं तो इसे हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्स का मतलब डिमांड एंड सप्लाई, यानी क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th में 3 तरह के इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। सेकंड में आपने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड में आपने पढ़ा था फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो ऑल दीज इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन फ्रीली, बाय द फर्म्स, है ना। ये फर्म्स फ्रीली रहते हैं। इसका मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये पॉइंट याद रखना है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इकोनॉमिक डिसीजन में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहता है। गवर्नमेंट का काम क्या है? जो लॉ एंड ऑर्डर है, करप्शन है, इन सारी चीजों को देखा गया। बट एज फार एज इकोनॉमिक डिसीजंस आर कंसर्न दैट विल बी टेकन बाय द फर्म्स। इट मींस कंज्यूमरिज्म ज्यादा होगा, कंज्यूमर्स आर फ्री टू कंज्यूम, है ना। उनके पास पैसा है, वो जिस चीज का कंजप्शन करना चाहे करे। फर्म्स आर फ्री टू प्रोड्यूस, जिस चीज का डिमांड ज्यादा है वो फर्म्स अपने तरीके से अपने लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे, है ना। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इट मींस टोटली डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। ऐसे मार्केट को हम कैपिटलिज्म इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है सोशलिज्म में। सोशलिस्ट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे उस पे गवर्नमेंट का हक होगा, गवर्नमेंट उसका मालिक होगा। गवर्नमेंट विल कंट्रोल ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट विल टेक ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ऑल दीज इकोनॉमिक डिसीजंस विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। बट इसमें क्या होता था? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन रहता था, प्राइवेट लोग, फर्म्स लोग अपना डिसीजन खुद लेंगे। बट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 100% गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, है ना। और इस केस में क्या होता है बच्चों? सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होता है, कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो जनता के वेलफेयर के लिए लेगी। तो सोशल वेलफेयर इज ऑलवेज मैक्सिमाइज्ड इन सच काइंड ऑफ इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में बच्चों, जैसे इंडिया का जो एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब बोथ होगा, यानी कुछ थोड़ा सा मार्केट वाला भी पार्ट रहेगा, कैपिटलिज्म का भी पार्ट रहेगा, और कुछ क्या रहेगा बच्चों? सोशलिज्म का भी पार्ट रहेगा। एक पॉइंट याद रखना, कैपिटलिज्म का भी पार्ट रहेगा, सोशलिज्म का भी पार्ट रहेगा, ठीक है। यानी कुछ डिसीजंस होंगे, है ना, वो प्राइवेट सेक्टर्स भी ले पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर्स आर फ्री टू टेक डिसीजंस। और कुछ डिसीजंस होंगे, कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे, वो गवर्नमेंट, यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिल के इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे अपने अपने फील्ड में। प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो
own means of production, government sector will also own means of production, both of them will take the decision. It means the development of the country or the growth of the country depends on both private sector and government sector. That is called mixed economy. और इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है, ठीक है। इंडिया में आप देखते हो, आपको स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, बहुत सारे फर्म्स हैं जो प्राइवेट भी मिलेंगे, गवर्नमेंट भी मिलेंगे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है, किस तरह के इकोनॉमी में, इन विच काइंड ऑफ इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमम। तो अभी मैंने देखो ये वाला बताया था, सोशल वेलफेयर किसमें मैक्सिमाइज होता है, सोशलिज्म, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में होता है, जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों कि विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन मार्केट फोर्स। तभी मैंने बताया मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड कौन सा इकोनॉमी होता है, तो वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी बच्चों जानते हैं। यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स और ऑल द कंज्यूमर्स आर फ्री फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हेन वाज द विलेज, इट इज रिलेटेड टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बच्चों तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी कब सेटअप किया गया था, इट वाज डन इन 1955, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 से इस बच्चों शेड्यूल ए ऑफ आईपीआर। तो देखो इस वाले में ऑलरेडी मैंने तीनों बता दिया था, है ना। शेड्यूल ए में क्या बताया था कि वो इंडस्ट्रीज रखे गए हैं जो पब्लिक सेक्टर ओन कंट्रोल करेगी, शेड्यूल बी में वो रखे गए हैं जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल के रखेगी, शेड्यूल सी में रेसिडुअल होंगे, मतलब जो पब्लिक में नहीं होंगे, जो जो शेड्यूल ए में नहीं होगा, जो शेड्यूल बी में नहीं होगा, वो शेड्यूल सी में होगा बच्चों। सेम उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कि शेड्यूल ए ऑफ आईपीआर इंक्लूड्स, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोज इंडस्ट्रीज विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। ए का मतलब हो गया वो इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है, राइट। 16 का रहा शेड्यूल बी के बारे में, तो बी के बारे में क्या हो गया, जो दोनों के लिए, बोथ फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, है ना, जो दोनों मिल के। बट इससे रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना है कि जो मेन कंट्रोलिंग यूनिट होगा ना बच्चों, वो पब्लिक सेक्टर ही होगी, ठीक है। ये एक सेकेंडरी, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन होगा बट ये सेकेंडरी रोल प्ले करेगी। पहले पब्लिक सेक्टर उसे ओपन करेगी या रन करेगी, या बाद में इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और रखना कि शेड्यूल ए के अंदर टोटल 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया था, जो भी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज थे इकोनॉमी के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसको गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं देना चाहती थी, उसे गवर्नमेंट अपने हाथ में। एंड ये आपका 17 इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अब पूरा का मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ मैंने बता ही दिया था, एयरक्राफ्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट इज मींट बाय जीडीपी। देखो जीडीपी की आपके, देखो ये 11 से भी पढ़ते हैं बच्चों, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन। और यहीं से आपको पूरा मीनिंग पता चल जाएगा। देखो पी का मतलब ये प्रोडक्शन की बात हो रहा है। प्रोडक्शन किसका भाई, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, कंजप्शन के लिए तैयार है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की बात करता है। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया भाई, हमारे कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, फॉरेन टेरिटरी में नहीं, हमारे कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, नहीं हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होना चाहिए। ग्रॉस का मतलब हो गया बच्चों टोटल मार्केट वैल्यू, है ना, टोटल मार्केट वैल्यू, है ना, ऑफ, है ना। तो एक तरीके से क्या देखा जाएगा, इसका आंसर मिल गया, इट इज द सम टोटल ऑफ और द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होती है एक साल में, ठीक है। तो ये आपका जीडीपी, जीडीपी बहुत ही एक कॉमन वर्ड है जो हमें इकोनॉमिक्स में सुनने को मिलता है। अगर हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो जीडीपी ज्यादा है, कम प्रोडक्शन हो रहा है तो जीडीपी मेनली टॉक्स अबाउट द प्रोडक्शन, है ना, कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है आपके कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम, एक तो हमारा, देखो बच्चों, एक तो इसमें याद रखना, एक तो हमारा नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, एक तो हमारा नेशनल इनकम हो गया।
नेशनल इनकम का मतलब ये हो गया कि हमारे कंट्री के जो जो भी रेसिडेंट्स हैं वो एक साल में कितना फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, कितना इनकम, मतलब पूरे कंट्री में जितने भी रेसिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, उनका इनकम, पूरे नेशन का इनकम हो गया, ठीक है। बट पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो बच्चों, जस्ट अ मिनट, जब हम पर कैपिटा की बात करते हैं तो पर कैपिटा का मतलब पर हेड इनकम है ना, कि जो नेशनल इनकम है वो तो पूरे कंट्री का इनकम हो गया, बट अगर एवरेज इनकम एक व्यक्ति का इनकम निकालेंगे, एक पर्सन का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो पर कैपिटा इनकम बच्चों कैसे निकलता है, जो हमारा नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम को हम कंट्री के पॉपुलेशन से, जो कंट्री का पूरा पॉपुलेशन है ना, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1000 पूरे कंट्री का नेशनल इनकम है और पूरे कंट्री का पॉपुलेशन 10 है, तो एक व्यक्ति को कितना पड़ेगा, है ना, 100 रुपये पड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 रुपये एवरेज इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट इज द नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है बच्चों। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, इट रेफर्स टू, इसका डेफिनेशन है, देखो, कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने क्या बोला था बच्चों, हम आउटपुट, कभी भी हम क्या बात करते हैं, आउटपुट की बात करते हैं, कभी भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम जीडीपी की बात करते हैं, है ना। ये आउटपुट प्रोडक्शन ज्यादा कब होगा बच्चों, हम ज्यादा प्रोडक्शन आउटपुट कब कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन कब कर पाएंगे, जब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, है ना, जब हमारे कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा कब होती है, जब हमारे कंट्री में कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, मशीन्स वगैरह, है ना, जिससे हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, कैपिटल गुड्स या मशीन्स की इंडस्ट्री ज्यादा होगी। तो ज्यादा कैपिटल गुड्स मतलब ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी, ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन मतलब जीडीपी ज्यादा, जीडीपी ज्यादा हो तो इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ। तो ये डेफिनेशन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोथ। ये ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड दैट वुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। देखो, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, लैंड रिफॉर्म भी बहुत, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इन इक्विटी आ गया था, इन इक्वालिटी आ गया था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म लाया था। लैंड रिफॉर्म में एक कॉन्सेप्ट था लैंड लैंड सीलिंग, ठीक है, कि लैंड होल्डिंग इंसान कितना कर सकता है इस पर लिमिट लगा देना, और उस लिमिट को हम क्या बोलते थे बच्चों, लैंड सीलिंग बोलते थे, याद रखना। जब भी हम सीलिंग की बात करते हैं ना, तो सीलिंग मतलब हम फिक्सेशन की बात करते हैं, सीलिंग का मतलब फिक्सेशन हो गया, सीलिंग का मतलब लिमिट हो गया। यानी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि एक व्यक्ति, अगर कोई एक लैंडलॉर्ड है, वो मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया था कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड, मैक्सिमम ये कितना लैंड होल्ड कर सकता है, और उससे अगर ज्यादा हो, ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट उसके पास नहीं रहने देगी, गवर्नमेंट उससे ले लेगी, और गवर्नमेंट किसको दे देगी, टीलर्स को दे देगी, जो लैंडलेस टीलर्स हैं, जो खेतों पे काम करते थे, है ना, जो मेहनत करते थे लेकिन उनके पास अपनी जमीनें नहीं होती थी, तो उसको लेकर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड डिसाइड करना गवर्नमेंट के द्वारा कि एक इंडिविजुअल कितना रख सकता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। और ये क्यों किया गया था, ताकि कुछ लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत सारे जमीनें थी, बहुत अमीर थे, कुछ टीलर्स थे जो लैंडलेस थे, तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा था, और इस गैप को कम करने के लिए, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी लाने के लिए, है ना, ये लैंड सीलिंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, ये पॉइंट हमेशा याद रखना बच्चों, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन का मतलब ये हुआ कि हमारे कंट्री में जो भी जीडीपी, मतलब हमारे कंट्री का जो भी जीडीपी, एक साल में जो भी हमारे कंट्री में प्रोडक्शन होता है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, तो इस जीडीपी में 3 जगह से कंट्रीब्यूशन आता है, 3 जगह से प्रोडक्शन होता है ना। एक प्रोडक्शन आपका क्या होगा बच्चों, एक प्रोडक्शन आपका होगा प्राइमरी सेक्टर में, दूसरा कुछ प्रोडक्शन जीडीपी का होगा सेकेंडरी सेक्टर में, है ना, कुछ जो प्रोडक्शन होगा बच्चों वो टर्शियरी सेक्टर में होगा, है ना। तो इसका ये कहने का मतलब बच्चों कि प्राइमरी सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से कितना
कंट्रीब्यूशन जा रहा है, टर्सरी सेक्टर से कितना जा रहा है। तो इस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो जीडीपी का जो कॉम्पोजिशन है कि जो भी हमारे कंट्री का जीडीपी है उसमें तीनों डिफरेंट सेक्टर से किस तरीके से कितना कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है, इस कॉम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। कभी भी अगर स्ट्रक्चर की बात आए तो सेक्टर्स की बात करना, तीनों सेक्टर्स की बात करना, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी की बात करना। तो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विसेज, टर्सरी सेक्टर टू द जीडीपी इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। तो गोल ऑफ 5 ईयर प्लान मैंने पहले के क्वेश्चंस में कर दिए हैं। ग्रोथ होता है, यस। इक्विटी होता है, यस। मॉडर्नाइजेशन होता है, यस। ठीक है, इसमें एक और सेल्फ रिलायंस वाला ही बताता है, सेल्फ रिलायंस, बट वहां पे लैंड रिफॉर्म नहीं है। लैंड रिफॉर्म इक्विटी के अंदर आता है, ठीक है, बट ये लैंड रिफॉर्म यहाँ पे गोल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा लैंड रिफॉर्म, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, नॉट जो नहीं है। क्वेश्चन 23 कह रहा है, टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि टू प्रोटेक्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया, टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट्स। देखो एक हमारी होती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये इंडिजीनियस इंडस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उस समय याद रखना, उस समय तो हमारा इंडिया फ्री हुआ था, हमारे कंट्री में उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एक हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं भाई, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब हमारा अपना प्रोडक्ट्स होता है जो हमारे इंडस्ट्री में बनती है। दूसरा होता है एक इंपोर्ट करना, यानी कहीं ना कहीं हम फॉरेन इंडस्ट्री की बात करते हैं, है ना, फॉरेन इंडस्ट्री की बात करते हैं। फॉरेन जो विदेशों में इंडस्ट्रीज है ये भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, इंडिया में मान के चलो इंपोर्ट हो गया, फॉरेन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो गया। तो अब इंडिया में कंपटीशन आ गया, यानी जो हमारे कंट्री का प्रोडक्ट्स है उसका कंपटीशन हो गया, किसके साथ हो गया भाई, कंपटीशन विद किसका, कंपटीशन विद फॉरेन प्रोडक्ट्स, फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमारा चूंकि हमारे कंट्री में उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है ना, उतना हमारा कंट्री इंडस्ट्रियल मामले में डेवलप नहीं है, और उस केस में जब हम डेवलप नहीं है, हम पूरी तरीके से तैयार नहीं है, और हमें फॉरेन कंपनी से, डेवलप्ड कंट्री से, रिच कंट्री से कंपटीशन करना पड़े, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ क्या हो जाएगी बच्चों, रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बहुत जरूरी था कि इसको रोकें, यानी जो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे ना, इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने देखो दो चीजें किया, गवर्नमेंट ने कोटा भी लगाया, गवर्नमेंट ने टैरिफ भी लगाया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर कोटा क्या होता है, तो याद रखना बच्चों, कोटा का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। कोटा का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, है ना। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी को लिमिट कर देना, क्वांटिटी को लिमिट कर देना, क्वांटिटी को लिमिट कर देना कि भाई इससे ज्यादा, जैसे जिस चीज के इंपोर्ट को आपको रोकना है, उसके क्वांटिटी को ही हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए कि इससे ज्यादा आप क्वांटिटी इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। जब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि इससे ज्यादा क्वांटिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसका इंपोर्ट ऑलरेडी कम हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री से जो कंपटीशन था फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ वो कम हो जाएगा। दूसरा होता था बच्चों टैरिफ, दूसरा होता था टैरिफ। टैरिफ का मतलब हो गया बच्चों टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट पे टैक्स लगा देना। देखो जब कोई इंपोर्ट करेगा गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, टैक्स लगाने से इंपोर्ट करना कॉस्टली हो जाएगा। जब कोई चीज कॉस्टली होती है तो उसका डिमांड और लेनी, इंपोर्ट कॉस्टली होने से इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री का कंपटीशन क्या हो जाएगा। तो ये एक कोटा था, एक टैरिफ था। कोटा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, या इसको एक और नाम से जानते हैं नॉन टैरिफ, नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया टैरिफ। तो आंसर में क्या हो जाएगा बच्चों, बोथ ए एंड बी, कोटा एंड टैरिफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बच्चों कि व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो देखो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, एक तो बोल रहा है इंपोर्ट और एक बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन। यानी जिन चीजों को आप इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह का, जो भी कंज्यूमर गुड्स का आप इंपोर्ट कर रहे हो, यानी बाहर से खरीद रहे हो, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट कर देना है किससे, विद द with the production
ऑफ द सेम इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसका पॉइंट समझाता हूं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इसका मतलब जिन चीजों को आप इंपोर्ट कर रहे हो इसको इंपोर्ट मत करो, अब इन चीजों को ही आप प्रोड्यूस करो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री में। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी कि जिन चीजों को हम बाहर से खरीद रहे हैं वो चीज अब हम अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस करें ना, हम इंपोर्ट क्यों करें। तो इसी पॉलिसी को क्या बोला जाता था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। तो देखो इट रेफर, ये वो पॉलिसी होती है जिसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर जनरली सब्स्टिट्यूटेड, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। उन चीजों का प्रोडक्शन हम अपने ही कंट्री के इंडस्ट्री में करेंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। टैरिफ क्या होता है, अभी मैंने बताया कि टैरिफ टैक्स ऑन इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। सेल्फ रिलायंस क्या होता है बच्चों, देखो सेल्फ करना, सेल्फ मतलब खुद पर, रिलायंस मतलब निर्भर करना, मतलब हमें फॉरेन डिपेंडेंस कम करना है ना। जिन चीजों के कारण, क्रॉप्स के कारण या कोई दूसरी जो चीजें जिसके कारण हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं उसको कम करना ही क्या कहलाता है, सेल्फ रिलायंस कहलाता है। तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि जिन चीजों को हम इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द कंट्री इटसेल्फ, है ना। हम अपने ही कंट्री में जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, हम खुद बनाएंगे, हम दूसरे पे क्यों मांगे भाई। तो उस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी, क्रॉप्स प्रोडक्शन वगैरह, क्रॉप्स वगैरह बहुत हम लोग इंपोर्ट करते थे। तो हमने सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी लाई कि हमें खुद पे डिपेंड होना है, हमें किसी और पर डिपेंड नहीं रहना है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो पहले याद रखना कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो 1951 में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट था वो 5 लाख है। वो इंडस्ट्री 1951 के समय में जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, 5। बट अगर हम एट प्रेजेंट बात करें कि अभी वो लिमिट क्या कर दिया गया, 1 करोड़। वो इंडस्ट्री जिसमें लिमिट कितना है, 1 करोड़ का है मैक्सिमम, उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है बच्चों जो बहुत ही इंडिया जैसे लेबर सरप्लस कंट्री के लिए, जिसमें लेबर बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा, उसके लिए ज़्यादा सही होता है। सबसे पहला इसलिए होता है सही क्योंकि बच्चों ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करता है। इसमें चूंकि कम पैसे लगता है तो हमें बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज़ नहीं करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होता है जिसमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें है स्मॉल इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ता है बच्चों, है ना। स्मॉल इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि हमें 1 ही करोड़ चाहिए, 1 करोड़ से कम चाहिए इन्वेस्टमेंट करता। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हर किसी को मौका मिल सकता है। इक्विटी, इससे क्या होता है, इक्विटी ओरिएंटेड है, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड एरिया में भी इसको आसानी से डेवलप किया जा सकता है, रिसोर्सेज को इकट्ठा। तो बैकवर्ड एरिया में ये नहीं, कहीं ना कहीं इक्विटी है कि जो एरिया डेवलप्ड नहीं है वहां भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है। तो ये 4 ऑप्शन में कौन ऐसा है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के से रिलेटेड नहीं है। तो देखो पहला लेबर इंटेंसिव, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, अभी मैंने बताया हाँ होगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इक्विटी ओरिएंटेड, तो ये भी होगा। फोर्थ वाला देखते हैं, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, बैकवर्ड एरिया में डेवलप कर सकते हैं। इक्वालिटी ओरिएंटेड, ये भी सही है, ठीक है। इसमें इक्वालिटी ओरिएंटेड होगा, ठीक है, ये भी सही है। तो बच गया क्या बच्चों, सी कि कैपिटल इंटेंसिव, यानी बड़ी बड़ी मशीनरी का, कैपिटल का यूज नहीं करते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 28 के तहत डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो अभी मैंने बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जिसमें अभी प्रेजेंट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है, 1951 में 5 लाख का था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कहता था एक्सेस ऑफ पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस व्हिच इज सोल्ड इनटू द मार्केट। देखो कहने का मतलब है बच्चों, अगर फार्मर्स हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फार्मर प्रोडक्शन करते हैं प्रोड्यूस का। अब ये प्रोड्यूस 2 काम के लिए होता है भाई, जो भी प्रोडक्शन करेगा उसे तो फार्मर सबसे पहले सेल्फ कंजप्शन के लिए रखेगा कि भाई अपने परिवार के लिए, खुद खाने के लिए जो रखेगा वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होगा। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है, कुछ एक्सेस बच जाता है, तो वो क्या कहता है, उसको मार्केट में बेचने के लिए ले जाता है। और वैसे प्रोड्यूस को हम क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस, याद रखना उसे क्या बोलते हैं,
मार्केटेबल सरप्लस, यानी फार्मर्स का जो प्रोड्यूस होता है सेल्फ कंजप्शन के बाद जो बच जाता है एक्सेस या एक्स्ट्रा, जिसे वो मार्केट में बेचकर पैसे कमाना चाहता है, वैसे उसको मार्केटेबल या मार्केटेड सरप्लस बोलते हैं। तो मार्केटेड सरप्लस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखो, एमआरटीपी एक्ट आया था 1969, एमआरटीपी एक्ट आया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म बच्चों मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड। एम स्टैंड्स फॉर मोनोपोलीज, आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट्रिक्टिव, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड, पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिसेस। अब आप पूछोगे सर ये एमआरटीपी एक्ट क्यों लाया था? तो देखो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर, सिंपली याद है, प्राइवेट सेक्टर को वो मोनोपोली नहीं बनने देना चाहती थी। मतलब ऐसा ना हो कि पूरा इंडस्ट्री पे प्राइवेट सेक्टर कब्जा कर ले, अपना धौंस जमाए, फिर लोगों को एक्सप्लॉइट करे, कंट्री के पब्लिक के लिए सही नहीं होगा। तो प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहती थी कि पूरा इंडस्ट्रियल जो वेल्थ है, पूरा जो इंडस्ट्रियल मामला है, वो कुछ प्राइवेट सेक्टर जो अमीर अमीर जो रिच रिच कैपिटलिस्ट हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके हाथों में जाती। इसको क्या करना चाहती थी? रेस्ट्रिक्ट करना चाहती थी, इसको रोकना चाहती थी इस तरह के इंडस्ट्रियल ट्रेड में, ठीक है। इसीलिए देखो मोनोपोलीज यानी मोनोपोली से रिलेटेड है, उसको रेस्ट्रिक्ट करने से रिलेटेड है, वैसे प्रैक्टिसेस को रोकने से रिलेटेड है। तो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी प्रैक्टिसेस एक्ट हो गया, ठीक है। 1970 से इंप्लीमेंट हुआ था ये। अब HYBP, एच स्टैंड्स फॉर हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। ये आपको पता है बच्चों, ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात ही क्रॉप्स ग्रेन्स के मामले में हम सेल्फ रिलायंट बने थे, है ना, ये आपको पता ही होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, जो मेन फैक्टर है वो ये प्रोग्राम का हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ HYV सीड्स का हम इस्तेमाल करके क्रॉप्स प्रोडक्शन को बढ़ाते थे या बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बच्चों कि मींस एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब भी एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की बात आए, चेंज इन सोशल आउटलुक की बात आए, तो ये बच्चों मॉडर्नाइजेशन है। 5 ईयर प्लान का एक गोल रखा गया मॉडर्नाइजेशन, कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस में नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, प्लस में लोगों को अपने आउटलुक को भी चेंज, सोशल आउटलुक, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़की को स्कूल नहीं भेजना है, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, जो भी सोशल जो आउटलुक है, लोगों का जो नजरिया है वो चेंज हो, नया हो। adoption of new technology उसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन का। 33 का लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू मेक टीलर्स ओनर ऑफ लैंड एंड ब्रिंग अबाउट इक्विटी। मैंने बताया था पहले, है ना, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी लाने के लिए। और इक्विटी कैसे आएगा? कि भाई जिनके पास लैंड सेलिंग जो मैक्सिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया, उससे ज्यादा जमीन है, उसे गवर्नमेंट लेगी, किसको दे देगी? टीलर्स को दे देगी, लैंडलेस लेबरर्स को देगी, जिससे एग्रीकल्चर में इक्विटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू और है या फॉल्स है? कोटाज आर अ टैक्स एंड टैरिफ्स आर द क्वांटिटी। तो गलत, फॉल्स हो जाएगा। दे आर जस्ट अपोजिट, क्योंकि हमने क्या बोला था कि टैक्स क्या होता है? टैरिफ को हम टैक्स बोलते हैं, ठीक है। और कोटाज क्या होता है? कोटाज क्वांटिटी की बात करता है, यानी नंबर्स की बात करता है, ठीक है। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, कोटाज आर टैक्स लिखा, जबकि टैरिफ्स आर टैक्स होना चाहिए। और टैरिफ स्पेसिफाई द नंबर, तो यहाँ पे कोटाज स्पेसिफाई द नंबर होना चाहिए। तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, मैच करना है। ये सारी चीजें हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, तो मैच करते हैं। प्लानिंग कमीशन कब आया था, है ना? तो देखिए 1950 में, इसका आंसर 1950 हो जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब एग्जीक्यूट हुआ था? 1951 से 56 में इसका आंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था बच्चों, तो 1967-68 में चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग कब लाया गया था? 2015 में आया। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग किसको बोला गया? तो पीसी महालनोबिस को बोला गया। तो इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश किया है जितने भी प्रोबेबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कवर करने का, बट अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउटफुल क्वेश्चंस है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है इस चैप्टर से, यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू इंटरेक्ट विद यू, आई विल write the answers. Okay, so thank you very much for watching this video. Don't forget to like this video, share this video and subscribe my channel, है ना? जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा इजिली। So thank you very much for watching this video बच्चों।